हाँ दोस्तों, कल बात की थी राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आज बात करते हैं वन संपदा के अंतर्गत राजस्थान में अभ्यारण्य। राजस्थान के अभ्यारण्य है तो 26, लेकिन मेन मेन जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले लेते हैं अपन सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य, इसकी अगर बात करें तो ये स्थित है अलवर में, स्थित है आपके अलवर जिले में। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 3.01 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे कम क्षेत्रफल के बारे में अगर पूछ ले कि अभ्यारण्य का है या राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो यही है आपका। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का है। ये सरिस्का का ही भाग है, ध्यान रहे। इसके अलावा अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना की गई थी 20 जून 2012 को। 20 जून 2012 को की गई थी। इसके अलावा आप देखोगे तो दूसरा आपके आता है नंबर 2 पे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आपकी स्थित है उदयपुर जिले में। उदयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना, या पहले बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल है इसका 5.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। तो ध्यान रहे, ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य माना जाता है। दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य माना गया है सज्जनगढ़, जिसका क्षेत्रफल है 5.5, और जो सबसे छोटा है वो है 3.01 वर्ग किलोमीटर, सरिस्का अभ्यारण्य। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 ईस्वी में। सरिस्का है कि 2012 में, और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की 1987 में। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, या प्रसिद्ध है ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, नीलगाय, जिसे क्षेत्रीय भाषा में अगर बात करें राजस्थान में तो रोजड़ा कहा जाता है। इसके अलावा लोमड़ी भी मिलती है यहाँ पे देखने के लिए। तो प्रसिद्ध किन जानवरों के लिए? नीलगाय और लोमड़ी के लिए। ध्यान है, इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत सज्जनगढ़ जैविक उद्यान भी है। इसी के अंतर्गत सज्जनगढ़ जैविक उद्यान भी है। और ध्यान रहे, इसी सज्जनगढ़ जैविक उद्यान के अंतर्गत उदयपुर का जंतुआलय भी स्थापित कर दिया गया। मतलब कि उदयपुर में जो पहले गुलाब बाग के अंतर्गत था, उसे उठाकर कहाँ ला दिया गया है? जैविक उद्यान। और जैविक उद्यान की किस अभ्यारण्य में है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। तो उदयपुर जंतुआलय भी यही है। तो इस प्रकार से सबसे छोटे की अगर बात करें तो आपके सबसे छोटा अभ्यारण्य आएगा सरिस्का जिसका क्षेत्रफल है 3.01 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे छोटा अगर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तो वह आपके आएगा सज्जनगढ़, जिसका क्षेत्रफल है 5.5 वर्ग किलोमीटर, या 5.5 किलोमीटर भी कह सकते हो। इसके बाद में अगर बात करें नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे आपका सबसे छोटा अभ्यारण्य आता है ताल छापर अभ्यारण्य। नंबर 3 पे आता है आपका ताल छापर अभ्यारण्य। ये स्थित है
चूरू जिले में। ध्यान है, इसका प्राचीन नाम था, ताल छापर का प्राचीन नाम द्रोणपुर। द्रोणपुर, इसे द्रोणपुर इसलिए कहा गया है, कहते हैं कि यहाँ पे द्रोणाचार्य का आश्रम था, तो ध्यान रखना द्रोणाचार्य का आश्रम था यहाँ पे, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, द्रोणपुर। इसके अलावा अगर आगे बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है लगभग 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी क्षेत्रफल के कारण इसे राजस्थान का तीसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कहा गया है। सबसे छोटा अभ्यारण्य कहा जाता है इसे। तीसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा, ताल छापर अभ्यारण्य। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो देखो यहाँ पे आपको उपनाम की अगर बात करें, इस अभ्यारण्य के उपनाम की, तो उपनाम मिलता है अपने को सिलटी वन, या इसी को कहते हैं असर। इस अभ्यारण्य का जो असर नाम है ये दिया गया है वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, या वैज्ञानिक भी कह सकते हो, या जूलॉजिकल भाषा में। और सिलेटी वन जो नाम दिया गया है वो दिया गया है क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से, क्षेत्रीय भाषा के अनुसार सिलेटी वन कहा जाता है। इसके अलावा इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना की गई थी 1962 में, स्थापना 1962 ईस्वी में। और ये प्रसिद्ध है आपके कृष्णमर्ग व कुरंजा पक्षी के लिए, इसके लिए प्रसिद्ध है, कृष्णमर्ग व कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यहीं पे सर्वाधिक तौर पर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राकृतिक घास मिलती है बरसात के मौसम में, प्राकृतिक घास मोतिया साइप्रस नामक घास पाई जाती है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें बेसालोव व दूलोलाव तालाब स्थित है। तो ये राजस्थान का तीसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसके अलावा अगर बात करें आगे तो आपके आगे आता है नंबर 4 पे लेते हैं आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान। स्थित है ये जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। अरे आवाज मत करो रे। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल आता है वो आता है जैसलमेर में, और कम क्षेत्रफल आता है वो है बाड़मेर जिले में। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल वो आपको मिलता है 31,62.50 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जिसके अंतर्गत अगर बात करें जैसलमेर में कितना है, तो जैसलमेर में ये आपके है 1262 वर्ग किलोमीटर का। अब इसके अलावा जो बचेगा वो आपके आएगा बाड़मेर में, और बाड़मेर में है आपके 1900 किलोमीटर का, 1900 वर्ग किलोमीटर में। तो सर्वाधिक जो सॉरी इसमें 13-12 गलत हो गया, एक मिनट
यहाँ पे आएगा आपका 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में, और यहाँ पे आएगा आपका 1262 वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से तो सबसे कम तो 1262 कहाँ है, बाड़मेर में, और सबसे ज्यादा जो मिलता है वो मिलता है आपके 1262। तो मतलब ये कितना हो गया, 19 12 62 2 6 11 सही है। मतलब कि सर्वाधिक जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपके जैसलमेर में, न्यूनतम आएगा आपके बाड़मेर में। और कुल क्षेत्रफल के अंतर्गत अगर 1900 वर्ग किलोमीटर आएगा तो वो जैसलमेर में, और 1262 वर्ग किलोमीटर है वो आपके बाड़मेर में। इसकी जो स्थापना की क्षेत्रफल, इस कुल क्षेत्रफल के हिसाब से यह राजस्थान का सबसे बड़ा है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ध्यान रहे, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना की गई थी 1981 ईस्वी में। इस राष्ट्रीय मरु उद्यान की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1981 ईस्वी में। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो यहाँ पे क्या क्या पाया है, चीता अभ्यारण्य, इसके अलावा आंकल वुडन फॉसिस पार्क भी यही है, वुडन फॉसिस पार्क यहीं पे स्थित है। इसके अलावा यही गोडावन की प्रजनन स्थली भी कहलाती है, गोडावन की प्रजनन स्थली भी कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो पीवना जाति का सांप भी पाया जाता है, गोडावन तो खैर है ही। इसके अलावा आपको यहाँ पे चिकारा, सेवण घास, अंजन, करड़, दामन, लिल्लोण आदि प्रकार की घास में मिलेगी। तो देखो सेवण, अंजन, करड़, लिल्लोण, दामन, ये तो क्या है, यहाँ की प्राकृतिक घास जो यहाँ पे मिलती है। चिंकारा की अगर बात करें तो चिंकारा राजस्थान का राज्य वन्यजीव पशु है। इसके अलावा गोडावन की अगर बात करें तो गोडावन आपका राज्य पक्षी है। इसके अलावा पीवना सांप का अगर बात करें तो जहरीला सांप है, जिसके काटने से तुरंत मृत्यु हो जाती है, जहरीला सांप। इसके अलावा चीता अभ्यारण्य यहाँ पे प्रस्तावित है। इसके अलावा आकल वुडन फॉसिस पार्क में यहाँ पे कहते हैं कि इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत जीवाश्म पार्क है। तो ध्यान रहे आकल वुडन फॉसिस पार्क को ही, आकल वुडन को ही क्या कहते हैं, वुडन फॉसिस पार्क, इसी को कहते हैं जीवाश्म पार्क, जीवाश्म पार्क। क्योंकि इस जीवाश्म पार्क में डायनासोर काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, डायनासोर काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, या यूं कह दे कि डायनासोर जो खत्म हुए थे उनके अवशेष या अंडे या हड्डियां कहाँ मिलती है, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत। तो ये था आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसके बाद में बात करते हैं आपके नंबर 4 के बाद में नंबर 5 पे चलते हैं। देखो नंबर 5 पे लेते हैं आपके चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। देखो इसकी स्थिति कुछ अलग अलग बनेगी। जैसे पहली स्थिति बात करते हैं अपन, पहले तो ये कि भाई अलग अलग राज्यों में स्थित है, एमपी, राजस्थान और यूपी। इसीलिए इसे राजस्थान का एकमात्र क्या कहा जाता है, अंतर्राज्यीय, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य जो एमपी, राजस्थान और यूपी में फैला हुआ है। इसके अलावा अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो देखो इसकी जब स्थापना की जा रही थी 1979 में,
तब इसे राणा प्रताप सागर से लेकर, मतलब कि 1979 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब राणा प्रताप सागर से लेकर यमुना नदी तक फैला हुआ था ये, जो यूपी में है। इसके अलावा राजस्थान में अगर इसकी स्थिति पूछी जाए, राजस्थान में, तो राजस्थान में स्थिति इसकी इस प्रकार से बनेगी। हालांकि राणा प्रताप सागर से आगे इसको हटा दिया गया है, तो कोटा से शुरू होता है अपने राजस्थान में, कोटा के बाद में आपको मिलेगा सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में करौली, और करौली से धौलपुर के मध्य। तो ऐसे राजस्थान के 4 जिलों में है। जब इसकी स्थापना हुई तब ये राणा प्रताप सागर, मतलब कि चित्तौड़गढ़ से लेकर यूपी तक फैला हुआ था। तो पहले चित्तौड़गढ़ शामिल था, लेकिन वर्तमान में आपको कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों के अंतर्गत ही मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, यह घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध या संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान का एकमात्र जलीय जीव है, राजस्थान का एकमात्र जलीय जीव जो अंतर्राज्यीय सीमा पर है। राजस्थान का एकमात्र जलीय जीव अभ्यारण्य है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है या अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। अब यहाँ पे पाए क्या जाते हैं, तो देखो इस अभ्यारण्य के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, घड़ियाल तो होंगे, घड़ियाल के साथ में मगरमच्छ भी मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा गोंगे, सूंस मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऊदबिलाव, इसके अलावा गंगाई डॉल्फिन भी मिलेगी। तो ध्यान रखना, गंगाई डॉल्फिन से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको यहां से पूछेगा कि 2005 में तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बना, राष्ट्रीय जलीय जीव बना। 2013 यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा 2019 में लॉकडाउन से पहले, 2019 में लॉकडाउन से पहले पंजाब का जलीय जीव घोषित किया गया, पंजाब का जलीय जीव या राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। तो ये था आपका चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। किन किन राज्यों के अंतर्गत स्थित है ये? एमपी, राजस्थान, यूपी। 1979 में राणा प्रताप से लेकर यमुना नदी तक फैला था, लेकिन वर्तमान राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी पर है। ध्यान रखना, किस पे है? चंबल नदी पर, क्योंकि मैंने ऊपर भी लिखा है चंबल घड़ियाल, मतलब कि चंबल नदी पर घड़ियालों के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, उसी को चंबल घड़ियाल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि गंगाई डॉल्फिन का अगर उपनाम पूछ ले तो गंगाई डॉल्फिन को उपनाम में कहते हैं शिशुमार के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेते हैं आपके नंबर 6 लेते हैं भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। देखो ये स्थित है रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, या यूं कह ले भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे इस अभ्यारण्य के अंतर्गत चंबल व बामनी नदी का संगम होता है, मतलब कि यहाँ आकर ये मिलती है दोनों नदियां इस अभ्यारण्य के अंतर्गत। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या क्या स्थित है देखने के लिए, तो वो है आपके
मंदेसरा पठार, इसके अलावा भैंसरोडगढ़ दुर्ग यहीं पे स्थित है। इसके अलावा इसी में चूलिया जल प्रपात भी स्थित है, चूलिया जल प्रपात। देखो भैंसरोड दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जब व्यापार बाजार लगा करता था तो व्यापारी दिन के समय अपना सामान लाते थे और रात्रि जैसे शाम के समय जाते थे अपने अपने घरों पे। तो कहते हैं कि भैंसरोडगढ़ या पर्वतीय क्षेत्र के जो लुटेरे थे वो इन व्यापारियों को लूट लेते थे। तो इस स्थिति को देखते हुए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था भैंसासा वह रोड़ाचारण सिंह ने। ध्यान रखना कि इसका निर्माण किसने करवाया था, भैंसासा व रोड़ाचारण सिंह, दो व्यक्तियों ने मिलकर। इसी भैंसरोडगढ़ को कर्नल जेम्स टोन ने राजस्थान का वेल्लोर कहा है, राजस्थान का वेल्लोर कहा है। ध्यान रखना इस चीज का, कर्नल जेम्स टोन ने कहा है। ये तो बात हो गई भैंसरोडगढ़ दुर्ग की। अब बात करते हैं चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और स्थिति आपको पता है रावतबाटा चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत। इसकी जो ऊंचाई है वो है 18 मीटर ऊंचा है। ये 18 मीटर ऊंचा होने के कारण ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो चंबल नदी पर बना हुआ है या चंबल नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी पर बना हुआ जलप्रपात कौन सा है, तो आपको याद रखना है। और आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूलिया जलप्रपात को याद रखना है तो वही भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य को याद रखो या चंबल नदी को याद रखो। क्योंकि चंबल नदी कहाँ बहती है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में, और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत ही चूलिया जलप्रपात बनता है। और इसी जलप्रपात के पास में ध्यान रखना कि इतिहास के अंतर्गत कहते हैं कि चूलिया जलप्रपात के आसपास के क्षेत्र में ही भामाशा और महाराणा प्रताप की मुलाकात हुई थी और यहीं पे कहते हैं कि भामाशा ने अपनी संपत्ति भेंट की थी। ठीक है, अब इसके बाद में लेते हैं आपके नेक्स्ट लेते हैं आपके नंबर 7 सीता माता अभ्यारण्य। देखो सीता माता अभ्यारण्य वैसे तो है प्रतापगढ़ में, लेकिन अन्य पूछ ले तो आपको साथ में याद रखना उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो इसकी स्थिति बनती है 3 जिलों में, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़ में। तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है, प्रतापगढ़ में। इसीलिए कहा जाता है सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में। लेकिन अन्य 2 जिलों के बारे में भी ध्यान रखना है क्योंकि कई बार आपको प्रतापगढ़ नहीं देता है, आंसर दूसरा पूछ लेता है। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, स्थापना की गई थी 1969 ईस्वी में। उपनाम की अगर बात की जाए तो उपनाम आपको मिलेगा चीतल की मातृभूमि। चीतल क्या है, एक पशु है जो यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा के अंतर्गत पाया जाता है, तो चीतल की मातृभूमि है। इसी के अलावा इस अभ्यारण्य को उड़न गिलहरियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग। यहीं पे उड़न गिलहरियां मिलेगी, यहीं पे आपको क्या मिलेंगे, चीतल मिलेंगे। तो ध्यान रखना चीतल और उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य राजस्थान का कौन सा है, सीता माता अभ्यारण्य। और इसके अलावा ये सर्वाधिक जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है, सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध। इसी के अलावा इसी में आपको सर्वाधिक महुआ के वृक्ष मिलेंगे, सर्वाधिक महुआ के वृक्ष मिलेंगे। तो ध्यान रखना इसी महुआ के वृक्ष पर उड़न गिलहरी देखी जाती है। किस वृक्ष पे दिखेगी आपको उड़न गिलहरी,
महुआ के वृक्ष पे। और महुआ के वृक्ष से ही ध्यान रखना कि भील शराब बनाते हैं। भील क्या करते हैं, महुआ के वृक्ष से ही शराब बनाते हैं। तो महुआ के वृक्ष से बनी शराब को कहते हैं मोकड़ी। क्या कहते हैं, मोकड़ी। महुआ से शराब बनाने वाली जाती है भील, और इससे बनी शराब को कहा जाता है मोकड़ी। तो ध्यान रखना, महुआ का वृक्ष सर्वाधिक सीता माता के अभ्यारण्य में। इसी वृक्ष पर आपको कौन सा जीव देखने को मिलता है, उड़न गिलहरी। इसीलिए इसको सीता माता अभ्यारण्य को उड़न गिलहरियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा एकमात्र सागवान वृक्षों का अभ्यारण्य भी है ये। राजस्थान में एकमात्र सागवान के वृक्ष किस अभ्यारण्य के अंतर्गत मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपको इसी के अंतर्गत। अब इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो 2 गर्म पानी के झरने भी है। 2 गर्म पानी के झरने, एक तो है लव और एक है कुश। तो यहां से कहते हैं कि रामायण काल के समय जब धोबी के कहने पर राम ने सीता के चरित्र पर शक किया था, तो सीता जी यहीं आकर रही थी। और रहने के साथ कहते हैं वाल्मीकि जी और उनका सीता माता जी का जो पुत्र था लव और कुश, तो वो यहीं पे बड़े हुए थे। और उन्हीं के नाम पे फिर यहाँ पे 2 झरने रहते थे गर्म पानी के, उन्हीं के आधार पे इनका नामकरण कर दिया गया, लव और कुश। ये दोनों ही कहाँ मिलते हैं अपने को, सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत। अब इसके अलावा इसके अंतर्गत आप देखोगे, इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत तो आपको मिलेगा जाखम बांध। इसी अभ्यारण्य में क्या स्थित है, जाखम बांध। और इस जाखम बांध की ऊंचाई है 81 मीटर। ऊंचाई 81 मीटर है। राजस्थान में सबसे ऊंची अगर पूछ ले कि किस बांध की ऊंचाई है, तो वो जाखम बांध की है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध यही है, सबसे ऊंचा बांध। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन होता है। देखो, एक तो होता है कि बराव क्षमता में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो है अपने राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ वाला। इसके अलावा एक पूछता है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो अपने है माई बजाज सागर बांध बांसवाड़ा वाला। और एक है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है जाखम बांध, जो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर बताई गई है। इसके अलावा अगर बात करें आगे, तो देखो यहाँ पे आपको और भी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे पेंगोलियन हो गया, चौसिंगा हो गया, और सबसे सुंदर जो छिपकली मिलेगी वो भी आपको इसी सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत मिलेगी। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 8 पे एक छोटा सा, और फिर क्लास खत्म करते हैं आज की। तो देखो, नंबर 8 पे लेते हैं शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है बारां जिले में। बारां जिले के अंदर स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 1983 ईस्वी में। उपनाम की अगर बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा है। उपनाम है सांपों की शरणास्थली। सांपों की शरणास्थली कहते हैं इसको। इसी के अंतर्गत ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे है, या शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है, तो वो है आपके परवन नदी। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, परवन नदी के किनारे। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो देखो आपके लेते हैं नंबर 9 केसरबाग अभ्यारण्य। केसरबाग अभ्यारण्य स्थित है आपके धौलपुर में, और इसकी स्थापना की गई थी 1955 में।
देखो केसरबाग अभ्यारण्य आपके स्थित है धौलपुर में और इसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1955 में। इसके अलावा इसके उपनाम की अगर बात करें तो उपनाम में मिलता है पक्षियों की शरण स्थली, पक्षियों की शरणा स्थली कहते हैं इसको। तो सांपों की शरणा स्थली कौन? शेरगढ़ अभ्यारण्य, और पक्षियों की शरणा स्थली केसरबाग अभ्यारण्य। इसी केसरबाग अभ्यारण्य के अंतर्गत कहते हैं मिलिट्री स्कूल चलता है, ध्यान रखना, मिलिट्री स्कूल संचालित। इसके अलावा मिलिट्री स्कूल आपको अजमेर में ही मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़ के जिले के अंतर्गत में मिल जाएगा। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित तो है 12 जिले में, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। सांपों की शरणा स्थली के लिए शेरगढ़ अभ्यारण्य और पक्षियों की शरणा स्थली के लिए केसरबाग अभ्यारण्य। तो ये थी आपकी आज की क्लास, बाकी कल इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।